घूंघट और मॉडल बहू की बेटी। अरे ओ करमजली, कहाँ रह गई? काली कलूटी, जरा इधर आ। जी आई माँ जी। नास पीटी, जरा देख, सूरज सर पर उग गया है, घड़ी में 10 बज गए हैं। चाय नाश्ता कब आएगा मेरा? बस माँ जी, मैं ला ही रही थी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर रागिनी अपनी सास सरोज को चाय नाश्ता लाकर देती है। कुछ देर बाद जब रागिनी कपड़े धो रही थी तो सरोज उस पर कपड़े लाकर फेंक देती है। अरे ओ चोटन, ये कपड़े तेरे पीहर वाले आकर धोएंगे क्या? मेरे कमरे से कपड़े क्यों नहीं लिए? माँ जी, मैं अभी आपके कमरे में गई थी, मैंने आपसे पूछा भी था तो आपने मना कर दिया था। अच्छा, मना कर दिया था तो अपनी आंखों से देख लेती, मेरे कमरे में गंदे कपड़े पड़े हैं। कलूटी कहीं की, अच्छे से कपड़े धोना, कहीं अपने काले रंग से मेरे कपड़े भी काले कर दे। और ये तेरे सर का घूंघट कैसे हट गया? बहुत देर से देख रही हूँ, तेरे सर से अब की बार घूंघट नहीं हटना चाहिए। बस माँ जी, और मुझे कितना आप मेरे काले रंग के बारे में बोलेंगी? मैं कोई अनोखी नहीं हूँ इस जहान में जो काली हूँ। कुछ ऐसी काली बहू भी हैं जिनकी सास उन्हें अपना लेती है, लेकिन आप अपनाने के बाद भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। और रही बात घूंघट की, तो पल्ला सरक गया था अभी। हाय हाय, देखो कैसे जुबान लड़ा रही है। एक बार प्रियल बहू अपने पीहर से यहाँ आ जाएगी ना, वही सही रहेगा। कम से कम तेरा मनहूस चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा कहकर सरोज अपने कमरे में चली जाती है। ये कोई पहली बार नहीं था। दरअसल सरोज अपनी काली बहू से ऐसे ही चिढ़कर बात किया करती थी, लेकिन वो अपना प्यार अपने छोटे बेटे की बहू प्रियल, जो कि गोरी थी, उस पर लुटाती थी। वो एक मॉडर्न थी, इसलिए घर में छोटे कपड़े भी पहनने की भी मंजूरी थी, लेकिन काली बहू को तो सरोज घूंघट में रखा करती थी। कुछ दिनों बाद प्रियल बहू चश्मा लगाकर अच्छी ड्रेस पहने मायके से आ जाती है। माँ जी, माँ जी, देखिए मैं आ गई। माँ ने मुझे कितने अच्छे कपड़े ला कर दिए। अच्छी है ना ये शॉर्ट ड्रेस? हाय मेरी गोरी चिट्टी मलाई जैसी बहू, तू तो हमेशा हर कपड़े में अच्छी लगती है। और एक वो है काली कलूटन बैंगन लूटन, कितनी भी महंगी साड़ी पहना दो ऐसी ही लगती है। अरे ओ कलूटन, जरा मेरी प्रियल के लिए ऑरेंज जूस लेकर आ। जी माँ जी, अभी लाई। तभी रागिनी अपनी देवरानी को जूस लाकर देती है। कुछ देर बाद सास बहू बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे तो देवरानी खाने में सलाद खा रही थी। प्रियल, तुमने कढ़ी चावल क्यों नहीं ट्राई किया? खाकर देखो, बहुत अच्छी कढ़ी बनाई है मैंने। ओह प्लीज जेठानी जी, मुझे आपकी तरह ऑयली खाना खाने का शौक नहीं है। मैं सैलेड खाकर बहुत खुश हूँ। आई एम हेल्थ कॉन्शियस। समझ आ गई तुझे मेरी प्रियल बहू की बात। अगर तेरी तरह वो भी तेल वाला खाना खाने लग गई तो वो भी गोरी से काली हो जाएगी। इसके बाद सब चुपचाप खाना खा लेते हैं और सरोज की बातों से तो अक्सर रागिनी की आंखों में आंसू आ ही जाते थे। घूंघट के चक्कर में वो गिरते गिरते बच चुकी थी। वक्त गुजरता है, दोनों बहू एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जहां सरोज अपनी गोरी बहू का ज्यादा ख्याल रखती है, उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन रागिनी के साथ वो हमेशा भेदभाव करती थी, उसका ख्याल नहीं रखती थी। इतना ही नहीं, गर्भवती के समय वो सारा काम रागिनी से करवाया करती थी। प्रियल प्रेगनेंसी में भी छोटे कपड़े पहना करती थी। वहीं कुछ महीनों बाद दोनों एक साथ अपनी बेटियों को जन्म देती है। रागिनी की बेटी उसी की तरह काली थी, जबकि प्रियल की बेटी उसी की तरह गोरी थी। कुछ वर्षों बाद दोनों की बेटियां 11 साल की हो जाती हैं। जहां रागिनी अपनी बेटी को सारे हिंदू रीति रिवाज, मंत्र, आरती, संस्कृत श्लोक सब सिखाती है, वहीं प्रियल अपनी बेटी को कोरियन पॉप स्टार के रहने के तरीके, मॉडर्न लाइफस्टाइल सिखाती है। ऐसे ही एक सुबह प्रियल की बेटी किंजल गिटार लेकर सरोज के इर्द गिर्द गाना गाती है। You know you love me, you are my heart, and we will never ever ever be apart. Ah baby baby oh, like baby baby oh. कैसा लगा आपको दादी मेरा ये सॉन्ग? अरे बेटा, तू ये क्या इंग्लिश में गाना गाती, भजन वगैरह भी गाया कर। इतना कहते ही मंदिर की ओर से आवाज आती है, जहां उसकी बड़ी पोती इशिका आरती कर रही थी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। देख बेटा, ऐसे तुझे आरती आनी चाहिए। ओहो दादी,
आजकल ये सब कौन गाता है, लेकिन मैं अपने स्कूल कंपटीशन के आने वाले फंक्शन में गाऊंगी। बहुत बढ़िया बेटा। देखा माँ जी आपने, मैं अपनी बेटी का कितना ख्याल रखती हूँ। मैंने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया है। जेठानी जी की तरह मैं उसे पंडित नहीं बना रही, ऐसे मंत्रार्थी पढ़ाकर। प्रियल, मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे मेरी बेटी को क्या सिखाना है या नहीं। आप उसे थोड़ा डांस, कंप्यूटर क्लास भी सिखा दीजिए, अपनी तरह मत बनाइए। चिंता मत करो, मैं उससे सब कुछ सिखाऊंगी, लेकिन अभी उसके लिए ये सब सीखना जरूरी है। बच्चे वो बड़े होकर भी सीख सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें वो अभी ही सीख सकते हैं। तो क्या मैं बहस करूं? चल बेटा, मैंने तेरे लिए सैंडविच बनाए हैं, खा ले। आजा इशिका, हम दोनों सैंडविच खाएंगे। वो मैं बाद में खा लूंगी, पहले मम्मी ने मेरे लिए हल्दी वाला दूध और बाजरे की रोटी बनाई है, वो खाऊंगी। ईयो, इसे कौन खाता है? तू ही खा, मैं तो टेस्टी सैंडविच खाऊंगी। इस तरह दोनों अपनी माँ के बनाए हुए हाथ का खाना खाती हैं। प्रियल की बेटी उसी की तरह छोटे कपड़े पहनती थी। वहीं दूसरी ओर घूंघट वाली बहू अपनी बेटी को सलवार सूट, फुल जीन्स टॉप पहनाती थी। वहीं शाम के समय रागिनी इशिका को संस्कृत के श्लोक याद करवाती है। बेटा, अच्छे से इसे याद कर लेना, सब बहुत खुश होंगे। माँ, मैं इस कंपटीशन में जीतूं या ना जीतूं, लेकिन जैसे आपने बताया मैं अपनी संस्कृत को वहाँ दर्शाऊंगी जरूर। इशिका, तू देखना, स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। मैं बहुत खुश होंगी अगर तू कंपटीशन जीतेगी तो। चाची ने तेरी तैयारी करवा दी? इतने दिन से तू अकेले ही प्रैक्टिस कर रही है। यार, मम्मी को फुर्सत कहाँ है, इसलिए मैंने आज भी अकेले ही प्रैक्टिस करी है। कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक। ये सुनकर किंजल अपने रूम में जाकर इंग्लिश गानों की प्रैक्टिस करने लगती है। वहीं 2 दिन बाद स्कूल में दोनों का कंपटीशन होता है, जहां बाकी बच्चों के कंपटीशन के बाद किंजल की बारी आती है। सभी बच्चे किंजल के लिए बहुत तालियां बजाते हैं। फिर स्टेज पर इशिका गाना गाने जाती है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अरे वाह इशिका, तुमने तो बेहद सुंदर और सांस्कृतिक गाना गाया है। हमें तुम पर नाज है। इस पूरे सिंगिंग कंपटीशन में इशिका का गाना सबसे ज्यादा अच्छा था और मैं ये ट्रॉफी उसे देना चाहती हूँ। सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए। अरे वाह मेरी बच्ची, तूने तो कमाल कर दिया। रागिनी, सरोज, सभी लोग इशिका के लिए खुश होते हैं। उसे ट्रॉफी दी जाती है। वहीं स्कूल से बाहर आने के बाद किंजल अपना मुंह बनाकर वहां से जाती है। तभी प्रियल उसे मनाने की कोशिश करती है। वहीं बाकी सब भी आ जाते हैं। मेरी बात तो सुन किंजल बेटा, तू अगली बार और प्रैक्टिस करना, फिर तू ही जीतेगी। बस माँ, अब आप मुझसे और कुछ मत बोलिए। आपने मेरी प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दिया, हमेशा मेकअप करती रही, अपने मैगजीन पढ़ती रही, हमेशा अपना काम किया, लेकिन मुझ पर ध्यान नहीं दिया। आज इशिका की जीत के पीछे ताई जी का हाथ है, क्योंकि उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करवाई और उसका हमेशा ख्याल रखा, उस पर ध्यान दिया। पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे लिए माँ, और सबको इशिका का गाना अच्छा लगा। सही कहती थी चाची। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे प्रियल, मैंने तुझसे पहले भी कहा था मुझे ये ट्रॉफी नहीं चाहिए। अगर तुझे रखनी है तो तू रख ले, पर ऐसे गुस्सा मत कर चाची पर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तू अच्छे से तैयारी करना, यही सीखना। हाँ किंजल बेटी, इशिका बिल्कुल ठीक कह रही है। ताई जी, अगली बार आप भी मुझे इशिका की तरह हर चीज सिखाना। माँ तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देती है। रागिनी बहू, मैंने तुझे बहुत कुछ कहा, पर आखिर में तेरी परवरिश ही सफल हो पाई। तुझे कितने ताने दिए मैंने, और आज प्रियल की बेटी भी तुझसे ये सब सीखना चाहती है। देख ले प्रियल बहू। कोई नहीं माँ जी, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। किंजल बेटा, मैं हमेशा तुझ पर ध्यान दूंगी, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। हाँ माँ। इसके बाद किंजल अपनी माँ को गले लगा लेती है। सरोज भी रागिनी को अपना लेती है। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। पूर्वी गर्भवती होती है और रेड लाइट पर बैठकर बारिश में भीगते हुए रो रही होती है। ऐसी किस्मत है मेरी, मेरे साथ आज कोई भी नहीं है। ऊपर से मेरे पेट में ये मेरी संतान है। भगवान, इसका क्या दोष है? क्यों तू इसे ऐसे दिन दिखा रहा है जो इसे नहीं देखने चाहिए थे? ऐसा बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसे बहुत तेज पेट में दर्द होता है।
मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत जोरों से भूख लगी है, 2 दिन से सही से खाना भी नहीं खाया मैंने। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, यहाँ पर लोगों से भीख मांग लेती हूँ। अपने बच्चे को पालने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचकर पूर्वी वहां पर आती जाती गाड़ियों से भीख मांगती है, लेकिन कोई भी उसे भीख नहीं देता। तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत सुंदर सी लैम्बोर्गिनी कार आकर रुकती है, जिसके अंदर एक बहुत सुंदर सी लड़की बैठी होती है। वो अपनी कार का शीशा नीचे करती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो तेज बारिश को नजरअंदाज करके अपनी महंगी कार से बाहर निकलकर पूर्वी को गले से लगा लेती है। ये तुम्हारी क्या हालत हो रखी है? ये सब क्या है? गर्भवती होकर तुम यहाँ सड़कों पर भीख मांग रही हो? तुम्हें कितने दिनों बाद देख रही हूँ। तुम तो पहले की तरह आज भी बहुत सुंदर लगती हो, लेकिन मुझे देखो, मेरी बदकिस्मती हमेशा मेरे साथ रहती है। मेरे पेट में एक जान पल रही है, उसके लिए मुझे लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगनी पड़ रही है। नताशा पूर्वी के आंसुओं को पोंछती है और उसे अपनी महंगी कार में बिठाकर अपने साथ अपने ससुराल में ले आती है, जहां उसकी गर्भवती सहेली को देखकर उसकी सास कहती है, कौन है ये लड़की जिसको तुम घर के अंदर लेकर आई हो? माँ जी, ये मेरी सहेली पूर्वी है। आज अचानक से मैंने इसकी ये हालत देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसे घर में ले आई। ये घर तुम्हारा होने से पहले मेरा है और ये घर कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम यहाँ किसी भी फकीर को उठाकर ले आओगी, और मैं उसे इस घर में रख लूंगी। ये सुनकर पूर्वी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी नताशा कहती है, माँ जी, पूर्वी कोई गैर नहीं, मेरी अपनी है। और रही बात इस घर पर हक जमाने की, तो जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी है। इस घर में मैं अपने लोगों को लेकर आ सकती हूँ, इसके लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो पूर्वी का हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे में ले आती है। पूर्वी के गीले कपड़े देखकर नताशा अपनी अलमारी से एक बहुत प्यारी सी साड़ी निकालकर पूर्वी को देती है और कहती है, ये लो पूर्वी, इस साड़ी को पहन लो और इस भीगी हुई साड़ी को उतार दो, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। नताशा, ऐसे रंग की साड़ी मैं नहीं पहन सकती क्योंकि मैं एक विधवा हूँ और ऊपर से ये बहुत महंगी है। ये सब मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरी प्यारी सहेली, तुम्हें ये पुराने लोगों के जैसी सोच को छोड़ देना चाहिए। जमाना आगे बहुत बढ़ गया है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, इतने में तुम फ्रेश हो जाओ और इसे पहन लेना। नताशा ऐसा कहकर रसोई में जाती है और अपनी सहेली के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद वो नाश्ता लेकर पूर्वी के पास वापस आती है। मैं जानती हूँ ये बताने में तुम्हें बहुत दुख हो सकता है, लेकिन मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की? मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ बताओ। पूर्वी रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मेरी जिंदगी का वो बहुत बड़ा दिन था। मेरे घर पर मुझे देखने वाले आए थे। बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। आज तुम्हारी शादी है और तुम अभी तक बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हो। माँ, मुझे अभी और पढ़ना है, अभी तो मेरा कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ और आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी पक्की कर दी। और आज मेरी शादी है, ये मुझे पता भी नहीं था। कम से कम मुझे इतना मौका तो देती कि मैं अपनी सहेली नताशा को अपनी शादी के बारे में बता पाती। बहुत मुश्किल से हमें ये रिश्ता मिला है। अब चुपचाप तैयार हो जाओ, मैं बाकी के काम देखने जा रही हूँ। इधर पूर्वी बहुत बुरी तरह रो रही होती है तो उधर नताशा क्लास में बैठे हुए सोच रही होती है, जो लड़की कभी भी छुट्टी नहीं करती, अरे बीमारी में भी कॉलेज आती है, आज वो लड़की कॉलेज नहीं आई। अरे कहाँ रह गई पूर्वी, मेरा मन भी नहीं लग रहा है। नताशा ऐसा सोचकर किताब की तरफ देखती रहती है। देखते ही देखते उसकी क्लास खत्म हो जाती है और कुछ ही देर में कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं। क्या हुआ नताशा, आज तेरी पार्टनर कॉलेज नहीं आई? ये तो चमत्कार हो गया। नताशा को बहुत बुरा लगता है और वो कॉलेज के बाद सीधा पूर्वी से मिलने उसके घर पहुंच जाती है, जहां पूर्वी शादी के जोड़े में गाड़ी में बैठने के लिए जा रही होती है। उसे देखते ही नताशा भागते हुए उसके पास आती है और कहती है, तुम कितने खुदगर्ज और धोखेबाज हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? एक तरफ मुझे अपनी दोस्त बोलती हो और दूसरी तरफ तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे छुपा के रखा। नहीं नताशा, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। तुम बस चुप रहो, तुम एक धोखेबाज हो और अब मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नताशा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद पूर्वी रोते हुए अपने ससुराल के लिए विदा हो जाती है। ससुराल पहुंचने के बाद
कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन एक दिन अमृता अपने कमरे में अपनी बेटी से कहती है, अपने सौतेले बेटे को और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि सारी प्रॉपर्टी मेरे खुद के बेटे और बेटी को मिले। माँ, आज तो ये किस्सा खत्म होकर ही रहेगा। ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। इसे पीते ही गजेंद्र भैया मौत के घाट उतर जाएंगे। अमृता और लावण्या की बात पूर्वी सुन लेती है, जिसके बाद वो अपने पति गजेंद्र को उसके बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन गजेंद्र उसकी एक नहीं सुनता। मुझे माफ कर दो, मुझे अभी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मैं तुम्हारी बात शाम को आकर जरूर सुनूंगा। गजेंद्र ऐसा कहकर अपनी बहन के हाथों से टिफिन बॉक्स लेकर निकल जाता है। ऑफिस में जब गजेंद्र अपना खाना खाता है तो जहर की वजह से वो मर जाता है, लेकिन उसकी सौतेली माँ अमृता उसी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बता देती है। गजेंद्र तो चला जाता है, लेकिन उसका अंश अमृता के पेट में रह जाता है। गजेंद्र को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन उसका जो अंश अब इस पूर्वी के पेट में पल रहा है, उसका क्या करें? अब हमें इसे भी ठिकाने लगा देना चाहिए। अमृता और लावण्या दोनों मिलकर बेचारी पूर्वी को मारने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन पूर्वी हमेशा उनके हाथों से बच जाती। वहीं दूसरी तरफ नताशा शादी करके अपने ससुराल में आ जाती है। जैसे वो खुद अमीर थी, वैसे ही उसका ससुराल भी बहुत अमीर था और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सास और नंद के अत्याचारों को सहन करते करते पूर्वी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो घर छोड़कर भाग गई थी। बस उस दिन से आज तक मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। अब तुम्हें और बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मेरे ऊपर भरोसा करो। नताशा अपने ही देवर को अपनी सहेली पूर्वी के लिए समझाती है। उसके देवर का स्वभाव बहुत अच्छा था, जिसके चलते वो पूर्वी को मंजूर कर लेता है। किसी औरत की जिंदगी अगर मेरे चलते संवरती है तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है माँ हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगी? उन्हें मनाने के लिए मेरे ऊपर छोड़ दो। नताशा अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा पूर्वी के नाम कर देती है और अपनी सास को अंकित और पूर्वी की शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है। पहले तो उसकी सास रिश्ते के लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है, जिसके बाद नताशा अपनी ही सहेली की शादी अपने ही देवर से करवाती है और उसका अपने ही घर में गृह प्रवेश करती है। कुछ ही समय बाद पूर्वी को एक बहुत प्यारा बेटा होता है। तुम मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आई हो। तुमने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नताशा। तुमने मुझे एक बहुत प्यारा परिवार दिया। पगली, शुक्रिया बोलकर हमारी दोस्ती के ऊपर उंगली मत उठा। अरे वो दोस्ती किस काम की जो समय पर साथ ना निभाए। ये सुनकर पूर्वी बहुत खुश होती है और नताशा को गले से लगाती है, जिसके बाद वो दोनों सहेलियां एक साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।